नमस्कार। मैं राकेश। मित्रों, आज की बात शुरू करने से पहले ये हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि अगर आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। ये आप अपने अलग वीडियो बना के भी कर सकते हैं या मेरे इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा समूहों में, ग्रुपों में शेयर करके भी कर सकते हैं। बेहतर है कि अगर आप चाहें तो आप अपना भी बात रखें, कोई जरूरी नहीं आप हमारा वीडियो का प्रचार करें, हमारा प्रचार करें, लेकिन जो मैं बात कह रहा हूँ इस बात का प्रचार प्रसार अवश्य होना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रहित का बात है और मैं नहीं समझता कि राष्ट्रभक्ति में आप किसी से कम है। बिल्कुल नहीं, आपके राष्ट्रभक्ति पर मुझे रत्ती भर भी संदेह नहीं है और मैं ऐसा मानता हूं कि आपकी राष्ट्रभक्ति बिल्कुल निरापद और बहुत महान है। आप आदरणीय हैं, आपको सादर प्रणाम। इसलिए कृपया या तो आप मेरे वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें, अपना आशीर्वाद दें, लाइक करें और अपना वीडियो बनाएं और अपने रखें, क्योंकि ये बात महत्वपूर्ण है। मिश्रा जी की जय हो, संजय पांडे जी की जय हो। मित्रों, अब बात करते हैं। मित्रों, हमारी जांच एजेंसियां हमारे देश के विघटनकारी शक्तियों के साजिशों को आप पर्दाफाश करने में, उसको नाकामयाब करने में असफल क्यों होती जा रही है, ये एक चिंता का विषय है। क्योंकि कोई भी राष्ट्र तभी संप्रभुता है, तभी अक्षुण्ण है, तभी उसकी सार्थकता है अगर उसकी खुफिया एजेंसियां मजबूती से उसके साथ लगी हों और खुफिया तंत्र मजबूत हो। राजा महाराजा की इस बात पर आकलन नहीं की जाती थी कि वो राष्ट्र कितना शक्तिशाली है, राजा कितना शक्तिशाली है, कि उसके पास कितना लाख, कितना हजार सेनाएं हैं, कितना आधुनिक हथियार है। उसकी शक्ति इस बात से आंकी जाती थी कि उसका खुफिया एजेंसी कितना मजबूत है। खुफिया एजेंसी की फेल्योर का एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं। आप महाभारत तो सब लोग करीब महाभारत के वी.आर. चोपड़ा की वजह से सब लोग जान गए होंगे, सबने सीरियल देखा ही होगा, अगर कोई महाभारत पढ़ा नहीं होगा तो। महाभारत के मतलब जुए की जो एक शर्त थी कि जुआ की बाजी हारने पर आपको 14 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पर जाना पड़ेगा। उस 1 साल के अज्ञातवास में अगर आप पकड़े गए, पहचान लिए गए, तो आपको वापस 14 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास होगा। यही बात फिर अगले बार होगी। मतलब अगर आप अपने 1 साल के अज्ञातवास को अज्ञात नहीं रह पाए तो आपको वापस ये शर्त को मानना पड़ेगा। दुर्योधन बड़ा चिंतित था कि 14 साल बीत जाने के बाद 1 साल भी अब करीब बीत रहा है और कोई जांच हमारी खुफिया एजेंसी कहीं कोई पता नहीं लग गई। उनके जासूस इतना फेल हो गए, वो भी ऐसे भीम, अर्जुन, नकुल, शत्रुघ्न जैसे महारथी, हजारों लाखों में खड़ा होने पर भीम विशाल काय शरीर वाला आदमी, नकुल शत्रुघ्न इतना गोरा चट्टा, वो कहीं भेष बदल के भी नहीं रह सकते और नाकामयाब रहे। उसका परिणाम हुआ कि पूरा महाभारत हुआ। अगर समय से पहले उनका अज्ञातवास तोड़ा जाता तो वापस इसी करने जाते तो एक एजेंसी की फेलियर ने महाभारत करा दिया और धरती से बीत धरती पर एक से एक योद्धा की बलि चढ़ गई, एक से एक योद्धाओं का नाश हो गया इस धरती से। फिर महाभारत के बाद भारत विभिन्न वही बात हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, चर्चा करते हैं। पहले पुराना बात है किसान आंदोलन। हम टीवी चैनल पर सुनते हैं कि इस किसान आंदोलन में विघटनकारी है, कहीं कह रहा है नक्सली है, कहीं कह रहा है कि आतंकी है, कहीं कह रहा है खालिस्तानी है। लेकिन अब तक खुफिया एजेंसी ने कोई पुख्ता सबूत और जांच रिपोर्ट
पता ना प्रधानमंत्री को दिया और प्रधानमंत्री ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए सार्वजनिक नहीं किया, ये एक अलग मुद्दा है। क्योंकि खुफिया एजेंसी हमें तो बताएगी नहीं, समाचार चैनल पर आकर तो कहेगी नहीं कि मैंने ये जांच कर लिया है। शायद वो जांच की होगी और भारत सरकार को सौंप दी होगी। अगर जांच एजेंसियों ने जांच भारत सरकार को सौंप दिया और भारत सरकार उसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए दबा के रखा और उसको सार्वजनिक नहीं किया, तो ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक बात है कि आपको राजनीति हित है, राष्ट्रीय नहीं। ये तो और भी चिंतनीय विषय है, सोचने वाला विषय है और बहुत ही ज्यादा सोचने वाला विषय है। और अगर खुफिया एजेंसियां फेल रही, उन्हें ये पता नहीं लगा सका कि इसमें वाकई खालिस्तानी है कि नहीं, आतंकी है कि नहीं, विघटनकारी है कि नहीं है, तो ये खुफिया एजेंसियों का फेल्योर है। मतलब दोनों ही स्थिति में फजीयती तो हमारे देश का ही है। सोचने वाली बात है। एक चीज आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि ये खबरों पर आया नहीं है, और अगर खबर पर नहीं आएगा तो आप बाखबर नहीं होंगे, आप बेखबर होंगे। आपको मैं बाखबर करता हूं। भारत राष्ट्र का एक राज्य है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के से बट करके बना है, कट करके बना है। छत्तीसगढ़ में पिछले कई महीना से एक जन आंदोलन सड़कों पर आ गया है। वहां पर आमने सामने पुलिस फोर्स और आंदोलनकारी हैं। आंदोलनकारियों का मांग क्या है ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है, क्योंकि मैं लोकतंत्र में किसी भी मांग को अनुचित नहीं मानता। कोई भी मांग हो, वो उचित है या नहीं उचित है, ये संवैधानिक प्रक्रिया है। चुनी हुई सरकार है हमारे पास, छत्तीसगढ़ में भी है, केंद्र में भी है। हमारे पास स्वतंत्र और सशक्त न्यायपालिका है। हमारे यहाँ एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा है। कई चरणों पर मुद्दों को जांचने, मुद्दों को परखने, सही गलत की पहचान करने और लोगों को इसे अवगत कराने की दक्षता वाले लोग हमारे पास हैं। तो आप कोई भी मांग करिए, उसके जो मांग मानने वाले लोग हैं और उसकी जांच करवाने लोग हैं कि ये मांग उचित है कि अनुचित है, वो इस चीज़ को देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ के वो लोग जो मांग कर रहे हैं वो उचित है कि अनुचित है, ये मेरा प्रश्न नहीं है। क्योंकि जैसा कि मैं कहा कि लोकतंत्र में मैं किसी बात को अनुचित नहीं मानता। वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आई जाएगी, जो चीज़ें मानी जाएंगी वो मानने योग्य होंगी, वो सरकारें मानेंगी। जो नहीं मानने वाले होंगे वो नहीं मानेंगे। जो सरकार ने नहीं माना वो भी कोई गलत बात नहीं है, सरकार की अपनी लिमिटेशन है। और जो लोग मांग कर रहे हैं वो भी गलत नहीं है, क्योंकि उनका मांग करने का अधिकार है। मैं इस पर नहीं जा रहा। मैं जा रहा हूं कि हजारों लाखों की संख्या में लोग एक खास विशेष जगह पर इकट्ठा हो गए और ढोल मजीरा बजा करके सरकार का विरोध कर रहे हैं। और हमारी खुफिया एजेंसियों के पास सूचना नहीं था कि इतने हजारों लाखों लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। जबकि अब घर बैठे मोबाइल पर आप व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, फेसबुक पर बात कर रहे हैं, यूट्यूब एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपने कितना बार यूट्यूब पर क्या जांच देखा, गूगल पर क्या चीज सर्च किया, ये जांच एजेंसियों के पास है। तो क्या मोबाइल सर्कुलेशन को वो पकड़ नहीं पाई? या माई मैसेंजर का व्यवस्था हुआ और माई मैसेंजर तो लाखों लोगों को मैसेज देने में हजारों माइल पावर लगी होगी। और हजारों माइल पावर लगा होगा तो इसमें खबर लीक होने के गुंजाइश ज्यादा है, क्योंकि आमतौर पर खबर लीक नहीं होती कि मैं अपने घर से 256 लोगों के ब्रॉडकास्ट समूह में कोई मैसेज डाल दूंगा, 2 सेकंड लगेगा, 256 लोगों के पास चला गया। जब तक आप पता करें मैं अपने घर से दूसरे की जगह चला जाऊंगा, जहाँ जैसे खोजती रहे। वो लिंक देखेंगे कि भाई सौरभ बिहार से ये मैसेज सर्कुलेट हुआ है, मैं अपना मोबाइल बंद करके गोविंदपुरी चला गया, जहाँ जैसे नहीं पकड़ पाएंगे। ये संभव है। लेकिन अगर मैन मैसेजिंग है तो फिर ये जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? मेरा अपना मानना है कि अगर इसी तरह की खुफिया फेलियर होता रहा तो ये राष्ट्र किसी दिन पता चला उन लोगों के आड़ में हमारा पाकिस्तान यहाँ पर आकर के और दिल्ली के दिल में बैठ जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जिस रूट से रोज आते जाते हैं वो दोनों तरफ रेहानिया लोगों का वास है। और एक और दुखद चीज मुझे देखने को मिली। मैं कल बाहर निकला था थोड़े देर के लिए, मेरे को एक जरूरी काम था, मैंने अपने आप को लॉकडाउन कर रखा था, आज फिर लॉकडाउन कर रखा है, अपने आप को कैद कर रखा है। बट कल एक बड़ा ही जरूरी काम के लिए मैं निकला था। और मैं निकलता हूँ तो
थोड़े देर के लिए वो जगह ऐसी है लुटियन जो जहाँ की सांस ले लेना अच्छा मानता हूँ भाई, जो एक बार घूम आते हैं वहाँ भी देख लेते हैं। और मेरे को जिनसे मिलना था वो रहते भी उधर ही है। एक चीज मैंने नया देखा कि वो जो लोग रहते हैं ना प्रधानमंत्री वाले घर के रास्ते में, एयरपोर्ट और प्रधानमंत्री घर के रास्ते में, पहले तो उनका वेशभूषा मुसलमानी था क्योंकि वो रेहानिया थे, बांग्लादेश से आए थे। अब उन सबके पास आश्चर्यजनक रूप से हिंदू देवी देवताओं का ऑटो रिक्शा ठेला गाड़ी बैलगाड़ी आ गया। मतलब आप देखते होंगे कि कोई वो बसा बैल कहा जाता है ना, जो बैलों में अनुमानसिक कोई बीमारी हो जाती है, कोई कहीं सिंग निकल आता है, कहीं खुर निकल आता है, कहीं पैर निकल आता है, वो बोला जी ये भोले बाबा का बैल है, और उसको ले करके घुमा घुमा करके लोग भिक्षा मांगते हैं उसको ले करके। और कई लोग अब बैल वैल बहुत ज़्यादा नहीं है तो ये 3 व्हीलर में साईं जी का मंदिर बना लिया और साईं भजन बज रहा है, गली गली में घूम रहे हैं, लोग पैसा दे रहे हैं। कोई हनुमान जी का मंदिर बना लिया, कोई वैष्णो देवी का मंदिर बना लिया, कोई भोलेनाथ का दरबार सजा लिया। मतलब इस तरह के करके ऑटो रिक्शा, 3 व्हीलर, बैटरी वाला रिक्शा, ये करके लोग चलते रहते हैं। मैंने देखा कि भाई आज जहाँ पर रेहानिया मजदूर थे वहां पर ये सबके सब हिंदू धर्म के प्रतीक वाले लोग कहां से आ गए? क्या वो रेहानिया देश छोड़ के चले गए डर के मारे क्या? तो यहाँ तो पॉलिटिकल दिमाग सकते हैं। और अब सरकार ने नागरिकता देने की बात कही है, 1952 के अंतर्गत है, उसमें हिंदू मुसलमान सब अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का मैं दिल्ली सरकार की तरफ से आया, मैं दिल्ली सरकार इसलिए कहना पड़ा कि वो आतंकवादियों के हमदर्द सरकार है, रेहानिया मजदूरों के पक्षधर सरकार है, भेजा है। तो उन सब ने कोई अपना नाम फिरोज बता रहा है, कोई खातून बता रहा है, मतलब बोला जी गणेश जी की मूर्ति का लेके जा रहे हो। बोला जी असल में क्या है कि अब हम पहले वो हरा वाला चादर लेके घूमते थे ना, तो अब लोग विरोध करने लगे, इसमें विरोध नहीं कर रहे। ये इतनी बड़ी साजिश में 5 मिनट में देख लिया और खुफिया जैसे वही उनका हेडक्वार्टर वो नहीं देख पाई। ये तो बड़ा चिंता का विषय है और बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि दिल्ली के दिल के आसपास जहां पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री, देशों के राजदूत जिस इलाके में रहते हैं वहां से चंद किलोमीटर के में अगर इस तरह का बड़ा डेवलप हो रहा है तो हमारी जांच एजेंसियां क्या कर रही है? प्रधानमंत्री से सोचना पड़ेगा कि जांच एजेंसियां सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती हैं, वो बीच में नेता विपक्ष को, कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री को नहीं करती, क्योंकि जो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें होती है वो सीधा प्रधानमंत्री के जिम्मे होता है। प्रोटोकॉल भी है कि जो हमारा टॉप रा का जो चीफ है वो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेंगे और किसी को नहीं करेंगे, कानून में भी है। और भी जैसे सीबीआई भी है वो प्रधानमंत्री की गृह मंत्रालय में नहीं है, ये और भी जैसे सीबीसीआईडी भी है तो वो सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करके बीच में किसी को नहीं करती, इवन कि अपने पुलिस कमिश्नर को भी नहीं करती, पुलिस डायरेक्टर जनरल को भी नहीं करती। सीआईडी डिपार्टमेंट पुलिस का ही होता है लेकिन वो करते मुख्यमंत्री को रिपोर्ट है। तो मतलब जांच खुफिया तंत्र की फेल्योर, हाई सिविल अथॉरिटी की फेल्योर है। राज्यों में मुख्यमंत्री है और देश में प्रधानमंत्री है। माननीय प्रधानमंत्री जी को इस विषय पर देशवासियों को विश्वास में लेना पड़ेगा और एक दिन मन के बात में ये बात रखनी पड़ेगी कि हमारी जांच एजेंसियां किसान आंदोलन में क्यों नहीं अब तक खबर लाई कि कौन लोग हैं और जो बैठे हुए हैं, इनका भोजन पानी कहाँ से चल रहा है, इनका अन्नदाता कौन है। क्योंकि अगर किसानों का हमदर्द है तो जो ये हजारों लाखों किसान भूखमरी के लिए आत्महत्या कर लिए, उनके परिवार में तो किसी दिन 1 किलो आटा देने कोई नहीं गया। अगर वो जांच एजेंसियां जो मसाज सेंटर खोल रखी है, वॉशिंग मशीन लगा रखी है, मनोरंजन का साधन दे रखे हैं, बाल कटिंग से लेकर के फेशियल मसाज तक का व्यवस्था उन किसान आंदोलन में है, बिरयानी, चिकन बिरयानी से लेकर के मटन बिरयानी, शाम का दारू से लेकर के चिकना तक का जो किसानों को व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है और अभी तक कराई जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि ये देश के अन्नदाता को अपना कर्ज उतार रहे हैं, क्योंकि इन्हीं का मैं अन्न खाता हूँ इसीलिए मैं कर्ज उतार रहा हूँ। क्योंकि मैं भी एक बार गया था रिपोर्टिंग में अपने
चैनल के लिए रिपोर्ट कर रहा था, तो ऑन कैमरा तो उन लोगों ने नहीं बोला, लेकिन बोला कि भाई इसमें आपको क्या है, आप भी आइए ना, निकालिए कितना जेब में पैसा है, इनका तो अनाज खा के आप बोल रहे हैं, अगर 2 दिन आपको अनाज न मिलता बात नहीं कर पाएंगे। तो मैंने उनमें से एक से कहा, वीर जी एक चीज बताओ, कहाँ से आए हो? तो वो बताए कि मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैं महाराष्ट्र में विदर्भ गए हो कभी? जी हाँ, मैं गया हूँ किसान आंदोलन में। मैं बोला वहाँ जो किसानों ने आत्महत्या कर लिया है सूखा के वजह से, बाढ़ के वजह, उसके वजह से, उनके बेवा को, उनके बच्चों को आप कभी 1 किलो आटा गेहूँ चावल दिए? बोला वो सरकार का काम है। मैं बोला वो किसान नहीं है जो असल में किसानी के कर्ज तले दब के मर गए हैं। तो खुफिया एजेंसी को ये बात दूध का दूध पानी का पानी करना पड़ेगा कि आखिर वो कौन सा किसान का हमदर्द है। जो आंदोलनकारी किसान को तो आंदोलनकारी किसान मानता है, लेकिन जो असल में खेत में काम कर रहा है, बाढ़ के आ जाने से फसलें बर्बाद हो गई, बारिश के आ जाने से फसलें बर्बाद हुई, कर्जा नहीं चुका पाया और कर्जे के दम में आत्महत्या कर लिया, उनके परिवार को 1 किलो आटा नहीं दे रहा, ये कौन सा किसान है? कैसे किसान की हमदर्दी है? जांच एजेंसी ये अब तक क्यों नहीं बता पाई? नक्सलिया आंदोलन में हर जगह हमारे सिपाहियों को घेर करके मार दिया जाता है, लैंडमाइन बिछा दी जाती है, एजेंसियां पता नहीं लगा पाती। वो तो छोड़ो, वो तो छुप के मारते हैं। ये जो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला और उसके जिला के बीच के सारे आंदोलनकारी रोड पर आ गए हैं और छत्तीसगढ़ की सरकार बीच में बाढ़ लगा दी है, जैसे भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर, भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर होता है, उस तरह की बाढ़ लगाई हुई है और हमारी खुफिया एजेंसियों के बात का पता नहीं था। इस विषय पर आप सबको विचार करने की आवश्यकता है। मित्रों, कुछ बात मैंने अपने खुफिया एजेंसी फेल्योर पर किया, तो कुछ बात आंदोलन पर भी करते हैं। दोस्तों, सबसे तो पहले मेरा अपना मानना है कि जब हमारी चुनी सरकार है, हमारे लिए सरकार है और हमारी अपनी सरकार है, तो किसी भी आदमी को हम इतनी मजबूत क्यों करते हैं कि उसको मांग मंगवाने के लिए सड़क पर आना पड़ता है, सरकारी संपत्ति का नुकसान करना पड़ता है, लोगों का आवागमन बाधित करना पड़ता है। आखिर सरकार को बिन मांगे देना चाहिए। जैसे माँ देख लेती है कि अब बच्चे का दूध पिलाने का टाइम हो रहा है तो दूध पिला देती है, बट भोजन का टाइम हो, उसको माँ को पता है कि मेरा बेटा 7 बजे उठते खाना मांगेगा, तो पहले उठते अपना नहाना धोना नहीं करते, बच्चे का तैयार करके रख देती है, उसके बाद नहाने जाती है कि बाथरूम से बोल दूंगा कि रोटी रखा है निकाल के खा ले, ताकि बच्चा चिल्लाए ना। तो सरकार भी माँ की तरह से क्यों नहीं होती, उसे समझ क्यों नहीं होती कि हमारे बच्चों को क्या चाहिए। नक्सली आंदोलन की बात आई। नक्सलियों का कहना था कि यहाँ पर पुलिस कैंप लगाए जा रहे हैं। अब पुलिस कैंप से डिस्टर्बेंस तो नक्सलियों को होगा। अब उन नक्सलियों के मनसा वहां के आदिवासियों को वर्गलाने में आ जा रही है। इस पर तो खुफिया एजेंसियों को एक्शन लेना चाहिए। इस पर तो सरकारों को नक्सलियों को बिहाइंड द बार करना चाहिए। जो लोग नक्सलियों के जो नक्सली लोग वहां के आदिवासियों को भड़का रहे हैं, उनको तो बताना चाहिए। लेकिन जो सरकार सीधे सीधे आम जनता को ये नहीं समझा पाई कि वैक्सीन लगाने से ना तो आदमी मरता है, ना ही नपुंसक होता है, बड़ा शुद्ध है। भारत के प्रधानमंत्री भी लगाए हैं, मुख्यमंत्री भी लगाए हैं, पुलिस कमिश्नर और देश के सबसे बड़े अस्पताल का सबसे बड़ा डॉक्टर भी लगा लीजिए। वो उन नक्सलियों और अनपढ़ लोगों को क्या समझाएगी। हम एक चैनल पर मैं देख रहा था कि उत्तर प्रदेश में वो ग्रामीण टीकाकरण वाला टीम के साथ गया, एक से तर्क लोग दे रहे हैं। एक माताजी कह रही थी कि लोग कह रहे हैं कि टीका लगाने से मर जाएगा आदमी, तो जब मरना है तो काहे लिए टीका लगाना। मोदी की साजिश है कि देश के सब लोग मर जाए, वो अकेले राज करे। मतलब ये बात उस बुजुर्ग महिला के कान में किसी ने भरा है, तभी तो वो कह रही, अपने मन की तो उपज है नहीं। एक माता जी थी 40-45 की थी, ये चैनल पर यूट्यूब पर, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। उनका कहना था कि देखो जी, इसके करने से आदमी बाल बच्चा पैदा करने के लायक नहीं रह जाता। चलो मेरा उम्र तो खैर अब बच्चा पैदा करने का नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा करें कि आदमी में बांझपन आ जाए, औरत में बांझपन आ जाए। एक भाई साहब कह रहे थे कि इससे नामर्दी आती है, मैं इसी उम्र में नामर्द बनकर के क्या करूंगा, उससे बढ़िया मर जाऊं। मतलब कि आपकी खुफिया एजेंसी उन लोगों को ये बताने में सफल नहीं रही कि ये इंजेक्शन से कुछ नहीं है। मतलब ये खुफिया तंत्र का फेलियर है। वो ये नहीं पता लगा कि वो कौन सा आदमी है जो इस तरह की बात करता है। हालांकि नेताओं ने
इंजेक्शन को ऑब्जेक्शनेबल किया था, कहा था कि जांच नहीं हुई है, क्या हुआ है, मैं नहीं लगाऊंगा, भाजपा का टीका नहीं लगाऊंगा। तब भी कहा आपने अखिलेश यादव को जेल डाला कि भाई आपने सार्वजनिक कहा है ये देशद्रोह काम है, आप इसलिए नहीं डाले कि अखिलेश यादव को कोई पॉलिटिकल माइलेज मिल जाएगी। ये भी भारत सरकार के विरुद्ध में जाता है। अखिलेश यादव ने तो छोड़ा बोला ना भाई ना, मैं ना टीका लगाऊंगा, उसका बाप वाले मैदान में आकर टीका लगवा पूरा परिवार चटने से आया, वो अपने तो सुरक्षित हो गया, आपको बताया कि मैं टीका नहीं लगा, भाजपा करता है। राकेश टिकैत जो आजकल आंदोलन में डकैत बना हुआ है, उसने कहा था कि किसान टीका लगवाएगा, और राकेश टिकैत अपने पत्नी से सबसे पहले लगवाया। आपकी खुफिया एजेंसी क्यों नहीं लोगों को समझाने में सफल रही कि देखो भाई राकेश टिकैत जो खुद कहा था कि किसान टीका नहीं लगवाएगा, वो स्वयं लगवा रहे हैं, उसकी वीडियो क्यों नहीं किसानों को दिखाएंगे? टिकैत में क्या खासियत है कि वो किसानों को आपके विरुद्ध बरगलाने में सफल हो गया और आप अपने ही लोगों को अपने पक्ष में लाने में सफल नहीं हो रहे? कहीं ना कहीं सरकारी स्तर पर या तो प्रयास कम हो रहा है या प्रयास नाकाफी है। इन बातों पर सरकार को विचार करना पड़ेगा, और अगर सरकार विचार नहीं करेगी तो मैं नहीं समझता हूं कि ये कोई देश हित होगा। ये देश के विरुद्ध जा रहा है। आज का मेरा बात यही था कि अगर आप एक चाहते हैं कि राष्ट्र समृद्ध हो, राष्ट्र सशक्त हो, तो खुफिया एजेंसियों के खुफियागिरी को मजबूत कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, दो ही बात है, या तो आपकी खुफिया एजेंसी निष्क्रिय हो गई है, उनका खुफिया तंत्र फेल हो गया है, वो आपको रिपोर्ट नहीं दे पा रही है, या दूसरा ऑप्शन ये है कि वो रिपोर्ट दे रहे हैं लेकिन आप उसका राजनीतिक नफा नुकसान को ध्यान में रखते हुए उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। तीसरा कोई कारण है तो प्रधानमंत्री जी मन की बात में आप बताइएगा। और ये दोनों कारण आपके उस मर्यादा के विरुद्ध जा रहा है और ये राष्ट्र के विरुद्ध जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्र रसातल में जाने में देर नहीं लगेगी जहां की खुफिया एजेंसियां निष्क्रिय हो जाएंगी, कोई जांच करने के लायक नहीं रहेंगी, कोई सूचना इकट्ठा करने के लायक नहीं रहेंगी। और तब जबकि सूचना क्रांति है, सूचना इकट्ठा करने के लिए अब आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, पहाड़ों में, नदियों में, झीलों में, खेतों में, खलिहानों में जाने की जरूरत नहीं है। आप लैपटॉप पर बैठिए और आपके पास सॉफ्टवेयर है कि आप ये बता सकते हैं कि राकेश परमार ने कितना देर गूगल पर कौन सा साइट देखा, कितना देर फेसबुक को एक्सेस किया, कितना देर यूट्यूब को दिया, कितना देर व्हाट्सएप को दिया, किस किस को मैसेज भेजा, ये सब आपके पास है। और अगर सब आपके पास है तो आप ये पता लगाने में क्यों अक्षम रहे कि ये हजारों लाखों की संख्या में नक्सली सड़क पर आ गए ढोल मेजरा बजाते हुए और आप रिपोर्ट नहीं दी? ये बात मानने वाली बात है। एक बात और मजे की है, छत्तीसगढ़ के नक्सली लोगों से मिलने के लिए राजनीतिक दल ललायक है। वहां पर कांग्रेस की शासन है, भाजपा के लोग जा रहे हैं तो कांग्रेस का नेता और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये वहां लोगों को बरगलाने जा रहे हैं, इसीलिए हम जाने नहीं देंगे, रोक लगा दिया है। यही बात दिल्ली में भाजपा की सरकार है, विपक्ष मिलने जाता है किसानों से तो भाजपा की सरकार कहती है कि विपक्ष को बरगला जाए, हम मिलने नहीं देंगे। मतलब राजी बात है कि जहां पर जो पार्टी सरकार में वो अपने से विरोधियों को कह रही है कि अपने ही लोगों को ये भड़का रहे हैं, और सभी अपने को बढ़िया और दूसरे को खराब कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भाजपाइयों को मिलने नहीं दे रही तो वहां पर कांग्रेस खराब है। दिल्ली में भाजपा के लोग कांग्रेस वालों को मिलने नहीं दे रहे उनसे तो यहाँ पर भाजपा खराब है। ये असमंजस की स्थिति है। ये देश की जनता जानना चाहती है कि असल में खराब कौन है। मैं तो अंत में यही कहूँगा कि असल में हमारी राजनीतिक व्यवस्था खराब है, हमारे यहाँ राजनीतिक मुद्दे का चयन खराब है, और कुछ भी बोल देने की जो आज़ादी हमारे देश में संविधान ने दिया है वो संविधान का वो धारा खराब है। क्योंकि कुछ भी बोल दीजिए चाहे उसका परिणाम कुछ हो, इस पर तो पुनर्विचार की आवश्यकता है। क्योंकि आखिर कोई आदमी अपने देश के विरोध में बोल कैसे सकता है, कोई आदमी टीका के विरुद्ध में बोल कैसे सकता है जबकि वो स्वयं टीका ले रहा है। अगर ये दो चार चीज़ों पर प्रधानमंत्री जी नियंत्रण नहीं करेंगे
तो मैं समझूंगा कि आप भी वोट के लालची हैं, वोट के भूखे हैं। देश हित आपके लिए सर्वोपरि नहीं है। अगर देश कोई सर्वोपरि है तो जिस तरह से आपने 3 तलाक हटाया, जिस तरह से राम मंदिर को स्मूथली बनवाया, जिस तरह से जम्मू कश्मीर का धारा 370-35 से मिटाया, उसी तरह से ये जो अनवांटेड और बेमतलब की धाराएं हैं जो लोगों को बकवास करने की छूट देती हैं, इस पर भी पुनर्विचार कीजिए, तभी हमारा देश सशक्त राष्ट्र बनेगा। आप सब स्वस्थ रहें, कोरोना नियमों का पालन करें। लॉकडाउन खत्म हुआ है, लेकिन अगर बहुत से ज़्यादा बहुत ज़रूरत है तो कृपया बाहर ना निकलें, क्योंकि मैं कल बाहर निकला था और कोई आदमी कोरोना प्रोटोकॉल को पूरा नहीं कर रहा है। ना तो चेहरे पर किसी की मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है। तो ये फिर वापस कोरोना आएगा और वापस हम लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। ये स्थिति ना हो, इस वजह से आप अपने आप को लॉक करके रखिए और बहुत से ज़्यादा बहुत मतलब अति इमरजेंसी ना हो तो बाहर आइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम।